आपको ये बात बतानी जरूरी है कि सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट जो एक इंडियन कॉन्ट्रैक्ट का ही एक पार्ट है। जो हमने 1872 एक्ट पढ़ा था उसी का एक पार्ट है। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में जितने भी कॉन्ट्रैक्ट के प्रिंसिपल होते हैं वो सारे के सारे अप्लाई हैं। जैसे आप देखेंगे ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, कैपेसिटी ऑफ द पार्टी, फ्री एंड रियल कंसेंट, कंसीडरेशन, लीगलिटी, जो भी जनरल प्रोविजन है ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की वो सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में अप्लाई होंगे। ठीक है, जो भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड एक्ट्स है वो सब इसमें अप्लाई है। तो कहने का मीनिंग क्या हुआ कि सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में कुछ और पॉइंट जो हमने डिस्कस नहीं किए जो कॉन्ट्रैक्ट के अधीन आते हैं उनके अलावा कुछ और प्रिंसिपल हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आप देखोगे यहाँ पर पहला पॉइंट कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल और एक सेल ये क्या है। सेक्शन 4 सबसेक्शन 3। हाँ जी, इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा एक इसकी ब्रीफ इंफॉर्मेशन दे दूं कि जो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है ये 15 जुलाई को लागू हुआ है, 15 जुलाई को। ठीक है, ये बात रह गई थी, 15 जुलाई को ये लागू है। और सेक्शन 4 में यहाँ पर बताया गया कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है, इसमें होता क्या है कि एक सेलर गुड्स को ट्रांसफर करता है। किसको ट्रांसफर करता है? बायर को। और उसके बदले में मनी कंसिडरेशन होता है। कहने का मीनिंग जो उसके बदले में पैसा लेता है वो जरूरी है, कंसिडरेशन होना जरूरी है, जो हमने कॉन्ट्रैक्ट के दिन भी डिस्कस किया था। और यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के अंदर क्या आता है, सेल तो है ही है और एग्रीमेंट टू सेल को भी शामिल किया जाता है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इसका मीनिंग क्या है, हम डिस्कस करने जा रहे हैं आगे। अभी देखो इसके अंदर पहला पॉइंट हमारे पास क्या है, सेल क्या है। ठीक है, सेल द प्रॉपर्टी इन गुड्स इज ट्रांसफर फ्रॉम द सेलर टू द बायर। जिसमें क्या होता है कि प्रॉपर्टी इन गुड्स, गुड्स को मेन कंसीडर किया जाता है। ठीक है, जिसमें वो करता है सेलर से बायर को ट्रांसफर कर जाती है। सेक्शन 4(3) में बताया गया कि अंडर ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल द प्रॉपर्टी इन द गुड्स इज ट्रांसफर। प्रॉपर्टी है जो वो ट्रांसफर की जाती है सेलर से बायर की ओर। ठीक है ना, सेलर गुड्स को ट्रांसफर करता है बायर बायर को। तो कॉन्ट्रैक्ट इज कॉल्ड ए सेल। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को क्या कहते हैं, हम सेल कहते हैं। इसमें क्या होता है, सेलर की तरफ से कुछ करना नहीं रह जाता, सेलर ने गुड्स ट्रांसफर कर दिया। जैसे आपने किसी दुकान पे जाकर कोई भी परचेज किया, ठीक है ना, तो वो काउंटर सेल क्या है, वो शॉप पे जो भी आपने काउंटर सेल की, जब एब्सोल्यूट सेल हुई, वो क्या है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के अधीन ही आती है। दूसरा पॉइंट आता है एग्रीमेंट टू सेल। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तो आपने क्या कर दिया, एग्जीक्यूट कर दिया था फर्स्ट पॉइंट पे। और एग्रीमेंट टू सेल में क्या होता है कि आपने अभी ट्रांसफर नहीं किए गुड्स को। वेयर द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन गुड्स शैल टेक प्लेस इन फ्यूचर। कि जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी है वो क्या होता है, फ्यूचर में ट्रांसफर होगी, सर्टेन कंडीशन को पूरा करने के बाद होगी। तो इट शैल बी एन एग्रीमेंट टू सेल और कंडीशनल सेल। इसे हम कंडीशनल सेल भी कह सकते हैं और इसे एग्रीमेंट टू सेल भी बोल सकते हैं। तो आप सेक्शन 4(3) सबसेक्शन 3 में बताया गया कि जब कोई गुड्स को ट्रांसफर करते हैं वो फ्यूचर में ट्रांसफर होगी उस कंडीशन को पूरा करने के बाद, तो इसे हम क्या बोलेंगे, एग्रीमेंट टू सेल। तो आपके पास यहाँ पर 3 कंडीशन आती है जब कोई एग्रीमेंट टू सेल बिकम्स ए सेल, वो सेल बन जाती है। ठीक है ना, वो सेल कैसे बनेगी देखेंगे, अभी हम डिस्कस करेंगे, करने जा रहे हैं। हाँ जी, पहला पॉइंट है फर्स्ट स्टेज में, एवरी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज एन एग्रीमेंट टू सेल। कहते जो भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है वो क्या, एक एग्रीमेंट टू सेल होता ही होता है। वेयर सेलर एंड बायर एग्री, सेलर और बायर एग्री करते हैं टू सेल एंड बाय सम गुड्स एट ए प्राइस, कि जो वस्तु को परचेज और सेल किया जाएगा एक पर्टिकुलर प्राइस पे। देयर इज एन एग्रीमेंट बिटवीन द टू और फॉर द सेल ऑफ द गुड्स। दो व्यक्तियों के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया। सेकेंड स्टेज में क्या होता है कि ओनरशिप को ट्रांसफर करते हैं, कि सेलर अपनी ओनरशिप है जो बायर को ट्रांसफर कर देता है। ठीक है ना, ये इमीडिएटली भी हो सकता है, अगर इमीडिएटली हो गया तो वो सेल बन जाती है, अगर इमीडिएटली नहीं होता तो वो क्या होता है, एग्रीमेंट टू सेल हो गया। इफ ओनरशिप डज नॉट ट्रांसफर अंटिल सम कंडीशन, जब कोई ओनरशिप है जो उस
कंडीशन को पूरा करने के बिना ट्रांसफर नहीं की जा सकती, तो वो क्या होता है, एग्रीमेंट टू सेल बना रहता है, क्योंकि जब तक वो कंडीशन फुलफिल नहीं होती। तो आप सिंपल कह सकते हैं, ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफिशियल एब्सोल्यूट सेल, कहता है जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल होता है वो एक एब्सोल्यूट सेल है, और या फिर वो एक एग्रीमेंट टू सेल हो सकता है। डिपेंड ऑन द फैक्ट इट कंटेम्पलेट्स इमीडिएटली ट्रांसफर, क्या उसे इमीडिएटली ट्रांसफर किया गया है या फ्यूचर डेट में। अगर फ्यूचर डेट में बात करते हैं, फ्यूचर डेट में ट्रांसफर होगा तो वो एग्रीमेंट टू सेल है। अगर वो उसी समय उसे आज ही अपने ट्रांसफर कर दिया उसका ओनरशिप, तो वो क्या हो गया, सेल हो गया। आई थिंक आपको ये दोनों पॉइंट क्लियर होंगे, सेल और एग्रीमेंट टू सेल क्या है। अब हम दोनों टर्म के बीच डिफरेंस डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला पॉइंट आता है सेल, कि सेल के अंदर क्या होता है कि प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर दिया गया, बायर को ट्रांसफर कर दिया इमीडिएटली। इसमें क्या होता है कि बायर ओनर बन जाता है, ठीक है, बायर क्या बन गया, ओनर। और एग्रीमेंट टू सेल में क्या होगा, बायर तुरंत ओनर नहीं बनता, वो फ्यूचर डेट पे ओनर बनेगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट, टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, आप सेल को एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ओनरशिप ट्रांसफर हो चुकी है, दोनों पार्टी ने अपने ऑब्लिगेशन को पूरा कर दिया। और एग्रीमेंट टू सेल में क्या होता है, वो एक एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है ना। द कॉन्ट्रैक्ट फॉर विच द कंसिडरेशन इज येट टू बी पेड, जो कंसिडरेशन है अभी भी फ्यूचर डेट में पेड किया जाएगा। तो ये दूसरा पॉइंट होगा टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में। थर्ड पॉइंट क्या होता है, ये एक कन्वेंस होता है। कन्वेंस का मीनिंग क्या है, हस्तांतरण है। सेल में क्या होता है, गुड्स को ट्रांसफर कर दिया बायर को, ठीक है ना। गुड्स आर ट्रांसफर टू द, सिंपल गुड्स आर ट्रांसफर टू द बायर, बायर को ट्रांसफर कर दिया आपने, तो ये हस्तांतरण हो गया। तो यहाँ पर एग्रीमेंट टू सेल में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट रहता है, सिंपल कॉन्ट्रैक्ट होता है। और लायबिलिटी ऑफ द पार्टी में क्या होता है कि इन ए सेल लॉस फॉल्स ऑन द बायर, क्योंकि गुड्स ट्रांसफर हो चुकी हैं तो बायर को लॉस बियर करना पड़ सकता है अगर किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होती है तो इफ एग्रीमेंट, इफ देयर इज एग्रीमेंट टू सेल, अगर एग्रीमेंट टू सेल है तो यहाँ पर अगर कोई गुड्स है वो डिस्ट्रॉयड हो जाती है ड्यू टू एक्सीडेंट, तो लॉस कौन सेल करेगा, बियर करेगा, वो है सेलर करेगा। हाँ जी। इसके बाद आप देखते हो नेक्स्ट पॉइंट, रिस्क ऑफ लॉस इज दैट ऑफ द बायर सिंस रिस्क फॉलोज ओनरशिप। इसमें क्या होता है कि जो रिस्क होता है वो बायर को फेस करना पड़ता है क्योंकि ओनरशिप ट्रांसफर हो चुकी है, और इसमें सेलर को बियर करना पड़ता है एग्रीमेंट टू सेल के अंदर। देयर आर रेमेडीज इन ए सेल, द सेलर कमिट्स हिज ब्रीच बाय रिफ्यूजिंग टू डिलीवर द गुड्स। मान लो सेल के अंदर क्या करता है, सेलर रिफ्यूज कर देता है, यानी कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो बायर को पर्सनल रेमेडी तो मिलेगी मिलेगी, साथ में कंपनसेट भी मांग कर सकता है, सच एज सूट फॉर कन्वर्जन। इस प्रकार के और भी कुछ रेमेडीज भी डिमांड कर सकता है। लेकिन इफ देयर इज एग्रीमेंट टू सेल, द सेलर कमिट ए ब्रीच, द बायर हैज ओनली पर्सनल रेमेडी, बायर को केवल पर्सनल रेमेडी मिलेगी अगेंस्ट द सेलर। हाँ जी। नेक्स्ट पॉइंट आप देखोगे, हाँ जी, सेवंथ पॉइंट, रेमेडी टू सेलर। यहाँ पर देखोगे आप फर्स्ट जो सेवंथ पॉइंट आता है, एक 1 मिनट, थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम है मुझे। हाँ जी, सेलर कैन स्यू द बायर, सेलर बायर पर केस कर सकता है प्राइस ऑफ द गुड्स, क्योंकि यहाँ पर ओनरशिप ट्रांसफर हो चुकी है, सेलर अपने प्राइस के लिए केस कर सकता है, ठीक है ना। और यहाँ पर एग्रीमेंट टू सेल में क्या होता है, अग्रीड पार्टी कैन स्यू डैमेज ओनली, नॉट फॉर प्राइस। वो सिर्फ डैमेज डिमांड कर सकती है, प्राइस के लिए नहीं कर सकती, क्योंकि प्राइस तभी ड्यू होता है जब ओनरशिप ट्रांसफर होती है। यहाँ पर प्राइस ट्रांसफर यानी कि ओनरशिप ट्रांसफर ही नहीं हुई। तो डिलीवरी ऑफ गुड्स में क्या होता है, सेलर में क्या होता है, गुड्स आर डिलीवर्ड टू बायर एट वंस, ठीक है, एक्सेप्ट इफ ही इज नॉट इन पोजीशन टू टेक डिलीवरी। यहाँ पर सेल में क्या होता है कि जो गुड्स है वो ट्रांसफर हो चुकी है और यहाँ पर फ्यूचर डेट में ट्रांसफर होगी। तो नेचर ऑफ राइट में क्या होता है, दिस मीन्स ए राइट टू क्लेम गुड्स। जस्टिन जेम का मीनिंग क्या होता है, दिस मीन द बायर गेट्स द राइट, बायर को राइट मिलते हैं अगेंस्ट एनीबॉडी हु डिस्टर्ब हिज राइट, जो भी उसके राइट को डिस्टर्ब करता है उसके खिलाफ से बायर को राइट मिलेंगे।
और यहाँ पर एक पर्टिकुलर पर्सन के खिलाफ उसे राइट मिल सकते हैं, ठीक है ना। बायर गेट्स द राइट अगेंस्ट द सेलर ओनली, बायर को केवल सेलर के खिलाफ ही राइट्स मिलते हैं। तो मैं आपको एक बात ये बताना चाहूंगा कि सेल्स और एग्रीमेंट टू सेल में दोनों में डिफरेंस सिर्फ एक बात का ही बेसिकली ये आता है, और में हमने जितने भी पॉइंट पढ़े वो सिर्फ क्या हुआ, ड्यू टू ओनरशिप होती है। सेल के अंदर ओनरशिप ट्रांसफर हो चुकी है और एग्रीमेंट टू सेल के अंदर ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई। जब ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई तो अल्टीमेटली जो लॉस है वो किसको होगा, सिंपल सी बात है, ओनरशिप किसके पास है, सेलर के पास है, ठीक है ना। और सेल के अंदर क्या होता है, ओनरशिप ट्रांसफर हो चुकी है तो लॉस बायर को बियर करना पड़ता है। अब हमें ये पता होना चाहिए इस पार्टी के कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में कौन कौन सी पार्टी है। अब हमने डिस्कस कर भी लिया है, एक सेलर हो गया, एक बायर हो गया। सेलर कौन है, जो वस्तु को सेल करता है, ठीक है, या फिर वो हो सकता है नॉट ओनली पर्सन सेल्स, यानी कि जो एग्रीमेंट टू सेल करता है वो भी सेलर है। और बायर क्या कर, बायर कौन है, जो बाय, जो गुड्स बाय करता है, नॉट ओनली द पर्सन हु बाय बट आल्सो द वन हु एग्रीज टू बाय इज ए बायर। जो एग्री करता है कि मैं खरीदना चाहता हूँ या उसने खरीद लिया वो बायर है। अब हम पढ़ने जाएंगे नेक्स्ट पॉइंट कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के अधीन जितने भी हमारे पास पॉइंट आते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के अधीन, वो तो है ही है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के जितने भी आप पॉइंट पढ़ोगे वो तो मिलेंगे मिलेंगे आपको। इसके अलावा कुछ और पॉइंट जो हमें पता होना चाहिए। पहला पॉइंट हमें पास आता है कि एक तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में क्या है, टू पार्टी, ठीक है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट तो होने चाहिए कि जो आप हमने 10 एलिमेंट्स आपने डिस्कस किए, जैसे फ्री कंसेंट है, कंपिटेंसी टू पार्टी है, लॉफुल ऑब्जेक्ट है, वो तो होंगी होंगी, ठीक है ना। अगर वो नहीं है तो आप कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का सवाल ही नहीं पैदा होता। दूसरा पॉइंट इसके अंदर था टू पार्टी, कम से कम दो पार्टी होनी चाहिए, एक बायर होगा एक सेलर होगा, ठीक है ना। ऑर्डर टू एंटर ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल दे मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, दोनों कॉम्पिटेंट होने चाहिए। अब बायर का आपको पता है और सेलर का आपको पता है, ये दोनों पॉइंट हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अब हमारे पास जो थर्ड पॉइंट वो आएगा वो क्या है, देखो ध्यान से, हाँ जी एक मिनट, थर्ड पॉइंट हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है गुड्स। गुड्स ऑफ सेल्स एक्ट के अंदर गुड्स बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। गुड्स के बारे में आपको 3 मार्क्स में नोट्स भी कई बार आपको देखने मिलता है, ऑब्जेक्टिविटी भी मिलती है। गुड्स का मीनिंग है देयर मस्ट बी सम गुड्स अगेंस्ट द प्रॉपर्टी in which or is to be transferred from the seller to buyer। गुड्स ऑफ सेल्स एक्ट के अंतर्गत क्या है, गुड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट मैटर माना जाता है कि ये एक मूवेबल प्रॉपर्टी है। इमूवेबल प्रॉपर्टी को हम गुड्स के अंदर शामिल नहीं करते। गुड्स का मीनिंग है एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, जिसे एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर किया जा सकता है, वो मूवेबल प्रॉपर्टी गुड्स कहलाती है। और इसमें कुछ ध्यान रखना जो क्या बातें ये हैं कि अदर देन ऑक्शनेबल क्लेम मनी include stock, share, growing crops, trees, things attached to or forming a part of the land which are agreed to be reserved it before sale or under the contract of sale। कि जो भी मूवेबल प्रॉपर्टी है, जिसे मान लो ਆਪਾਂ कोई एग्रीकल्चर से संबंधित है, जिसकी ਆਪਾਂ कोई क्रॉप्स है जिसे एक जगह से ਆਪਾਂ हटा सकते हैं, उसे काटा जा सकता है, तो वो गुड्स कंसीडर कर दी जाएगी। इमूवेबल प्रॉपर्टी को, मनी को और एक्शनेबल क्लेम को हम गुड्स के अंदर शामिल नहीं करते। ये 3 पॉइंट ऐसे हैं हमें पता होना चाहिए, इमूवेबल प्रॉपर्टी को और मनी को, और तीसरा पॉइंट है एक्शनेबल क्लेम्स। तो मनी क्या होता है, एक लीगल टेंडर होता है जिसमें आप सिंपल ये कह सकते हैं कि प्राइस ऑफ गुड्स हैज टू बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, देयरफॉर मनी कैन नॉट बी सब्जेक्ट ऑफ सेल। मनी को आप सेल नहीं कर सकते, मनी को गुड्स नहीं कह सकते आप, ठीक है। कि मनी क्या है, ये तो हमें एक कंसीडरेशन का पॉइंट आता है। आपको पता है कि जब आप गुड्स सेल करोगे तो उसके बदले में पैसा लोगे, तो अकेला आप मनी को थोड़ी सेल कर सकते, तो मनी को गुड्स कंसीडर नहीं कर सकते, एक लीगल टेंडर की तरह होता है, ठीक है। देन एक्शनेबल क्लेम, एक्शनेबल का मीनिंग क्या होता है, जैसे आपने कोई बुक डेट्स है, बुक डेट्स में क्या होता है, एक एक राइटर ने लोन दिया किसी को जो कि बुक्स के अंदर कोड है, तो बुक डेट्स को आप गुड्स नहीं कह सकते क्योंकि इट कैन ओनली बी असाइन्ड एज पर द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी
एक्ट 1878 कहता 1872 के अंतर्गत आपको बताएगा कि एक्शन क्लेम जो है वो क्या है, इसे आप सेल नहीं कर सकते, ठीक है ना। जैसे आपने किसी से आपने कोई इसी प्रकार से आप ये भी एग्जांपल ले सकते हो, जैसे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है, वहाँ पर प्रॉमिसरी नोट को आपने ट्रांसफर किया, ठीक है, और बिल ऑफ एक्सचेंज को ट्रांसफर किया, वो क्लेम को ट्रांसफर कर रहे हो आप, वो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में नहीं आएगा। और थर्ड पॉइंट आता है सेल्स ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो जितने भी आप इमूवेबल प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करते हो, आपको पता है इमूवेबल प्रॉपर्टी में क्या होता है कि आप कोई लैंड बिल्डिंग उसे ट्रांसफर कर रहे हो, तो उस केसेस में आप उनको जब ट्रांसफर करते हो तो वो क्या है, वो ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट के अधीन आएगा, ठीक है ना, वो गुड्स के अंदर नहीं आएगा, उसमें उस ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट लागू होता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान देने योग्य बात ये है कि एक तो टू पार्टी होनी चाहिए, ठीक है, टू पार्टी होंगी और गुड्स होंगी, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा और प्राइस भी होगा, क्योंकि प्राइस कंसीडरेशन मेन पॉइंट आता है। और फिफ्थ पॉइंट आएगा ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन गुड्स, कि जो भी आपने प्रॉपर्टी ट्रांसफर की है वो विद और विदाउट फिजिकल पोजीशन हो सकती है। फिजिकल पोजीशन आप